सोचे, एक ऐसा साम्राज्य जिसके पास बेहिसाब दौलत थी, जिसकी शान की मिसालें पूरी दुनिया देती थी, और फिर देखते ही देखते कुछ ही दशकों में वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आज हम मुगल साम्राज्य के पतन की उसी कहानी को समझेंगे, जिसने भारत का नक्शा और तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो सवाल ये उठता है कि कोई सुपर पावर आखिर खत्म कैसे होती है? क्या वो अंदर से खोखली हो जाती है या उसे बाहर से तोड़ा जाता है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम चलते हैं 18वीं सदी के भारत में। देखिए, करीब 200 सालों तक मुगल साम्राज्य का मतलब था बेपनाह दौलत और जबरदस्त ताकत। ताजमहल जैसी शानदार इमारतें थीं और एक बहुत बड़े इलाके पर उनका कंट्रोल था। उस जमाने में ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। 18वीं शती शुरू होते ही ये महान साम्राज्य किसी रेत के महल की तरह ढहने लगता है। चलिए ठीक वहीं से शुरू करते हैं जहां से इस बिखराव की नींव पड़ी। इस पतन की कहानी शुरू होती है एक मौत से। साल था 1707 और मौत हुई थी ताकतवर शहंशाह औरंगजेब की। उन्होंने अपने लंबे राज में साम्राज्य को बहुत फैलाया, लेकिन दक्कन में सालों चली लड़ाइयों ने शाही खजाना खाली कर दिया था और फौज भी थक चुकी थी। उनकी मौत ने दिल्ली में एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया जिसे भरना लगभग नामुमकिन था। औरंगजेब के जाने के बाद जो साम्राज्य की नींव थी, उसमें दरारें साफ साफ दिखने लगीं। दिल्ली का तख्त अब ताकत का सेंटर नहीं, बल्कि साजिशों का अड्डा बन गया था। अगले 12 सालों का हाल तो पूछिए ही मत। दिल्ली का तख्त मतलब एक म्यूजिकल चेयर का खेल बन गया था। बहादुर शाह आए से लेकर फर्रुखसियर तक बादशाह बस कठपुतलियां थे, जिन्हें दरबार के ताकतवर गुट अपने इशारों पर नचा रहे थे। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? वजहें कई थीं। सबसे पहली बात तो ये कि दरबार खुद ही ईरानी, तुरानी और अफगानी गुटों में बटा हुआ था, जो सत्ता के लिए एक दूसरे की जड़ें काट रहे थे। फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, जागीरदारी संकट। मतलब दरबारियों को तनख्वाह के बदले देने के लिए जमीनें ही कम पड़ गईं। नतीजा भ्रष्टाचार और लूट खसोट। इसी मौके का फायदा उठाकर बड़े बड़े जमींदारों ने दिल्ली से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया और अपने छोटे छोटे राज बनाने लगे। और इन सब के ऊपर जो फौज कभी मुगलों की शान हुआ करती थी, वो भी अब कमजोर पड़ चुकी थी। तो आखिर असली विलन कौन था? क्या साम्राज्य अपनी ही अंदरूनी कमजोरियों से ढह गया, या फिर उसे नई उभरती ताकतों ने गिराया? इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं। कुछ कहते हैं कि दिल्ली में बैठे बादशाह और उनके दरबारी नाकारा हो गए थे, जबकि दूसरों का मानना है कि असली वजह थी अलग अलग इलाकों में जमींदारों और सरदारों का ताकतवर हो जाना। शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं था। अंदर की परेशानियां तो थीं ही, पर अब बाहर से भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। एक ऐसा तूफान जो उत्तर पश्चिम से आ रहा था और सब कुछ तबाह करने वाला था। और ये झटका ऐसा था जिसने मुगल साम्राज्य की बची खुची इज्जत को भी मिट्टी में मिला दिया। ये झटका था ईरान के शासक नादिर शाह का हमला साल 1739 में। जैसा कि इतिहासकार जॉन विल्सन ने लिखा है, इस हमले के झटकों ने भारत की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में जमीन जीतने का रास्ता तैयार कर दिया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नादिर शाह ने दिल्ली को बेरहमी से लूटा। कहते हैं वो अपने साथ 70 करोड़ रुपए की दौलत ले गया। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम होगी। इसमें वो बेशकीमती कोहे नूर हीरा भी शामिल था। इस एक लूट ने मुगल खजाने को कंगाल कर दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नादिर शाह तो बस शुरुआत था। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने एक के बाद एक कई बार भारत पर हमले किए, जिससे उत्तर भारत में लगातार उथल-पुथल मची रही। अच्छा, अब्दाली का नाम आते ही पानीपत की तीसरी लड़ाई याद आती है, जो 1761 में हुई। पर क्या कभी सोचा है कि ये सारी बड़ी बड़ी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों होती थी? इसकी वजह थी इसकी लोकेशन। ये दिल्ली के रास्ते में था। जमीन सपाट थी, जो घुड़सवार सेना के लिए परफेक्ट थी, और आसपास कारीगर भी आसानी से मिल जाते थे जो लड़ाई का सामान बना सके। तो देखिए, जब सेंटर में यानी दिल्ली में पावर कमजोर होती है तो एक खाली जगह बन जाती है, और इस खाली जगह को भरने के लिए मैदान में नए नए खिलाड़ी उतर आए। और ये खिलाड़ी एक से बढ़कर एक थे। एक तरफ हैदराबाद, बंगाल और अवध जैसे पुराने मुगल सूबे थे जो अब आजाद हो चुके थे।
दक्षिण में मैसूर के हैदर अली ताकतवर हो रहे थे। पंजाब में सिख एक बड़ी फौजी ताकत बन चुके थे। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरे वो थे मराठा, जिनका असर लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। आप जरा उस दौर के भारत के समाज और अर्थव्यवस्था पर भी एक नजर डालते हैं, जो अपने आप में एक पहेली थी। ये एक बहुत ही अजीब तस्वीर थी। एक तरफ तो भारत के बने कपड़े और मसाले दुनिया भर में मशहूर थे, और बाहर से इतना सोना चांदी देश में आ रहा था कि इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि आम किसान और मजदूर भारी टैक्स के बोझ तले दबे थे और बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। मतलब अमीरी और गरीबी के बीच एक बहुत गहरी खाई थी। तो ये सारी बातें, अंदरूनी कमजोरी, बाहरी हमले और अमीरी गरीबी का ये अजीब सा खेल, इन सब ने मिलकर अंग्रेजों के लिए रास्ता कैसे बनाया? तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बात सीधी सी है। 18वीं सदी का भारत कोई एक मजबूत देश नहीं था। ये आपस में लड़ने वाले कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने किसी ताकतवर एकजुट भारत को नहीं हराया था, बल्कि उन्होंने बस उस खाली जगह को भर दिया था जो मुगलों के जाने के बाद पैदा हुई थी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा क्या होता अगर वाला सवाल खड़ा हो जाता है। अगर उस वक्त की ये नई भारतीय ताकतें जैसे मराठे, सिख और मैसूर आपस में लड़ने की बजाय एक हो जाती, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? सोचने वाली बात है ना।